हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है प्रो स्टडी ट्यूटोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम क्लास 10th के साइंस और मैथ्स के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को डिटेल में कवर करते हैं। और आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग देखने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो ट्रांसक्रिप्शन है ये वो प्रोसेस को कहते हैं जब डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को कॉपी करके एमआरएनए बनाता है। अब हम इसी चीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज तो पता होगा कि डीएनए कुछ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये वाला जो पार्ट है ना, ये कलर्ड पार्ट जो आपको दिख रहा है सेंटर में, इसे कहते हैं जीन। और जीन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पूरा डीएनए है ये कैरेक्टर कंट्रोल नहीं करता, कैरेक्टर कंट्रोल करता है सिर्फ ये मिडल वाला पार्ट। ठीक है, इसे कहते हैं जीन। सपोज कि अगर ये एक जीन है तो इसका मतलब हो सकता है कि ये हाइट का कैरेक्टर कंट्रोल करता हो, या फिर ये कलर ऑफ आई बॉल कंट्रोल करता हो, या फिर कुछ और। तो ये कैरेक्टर्स कंट्रोल करता है हमारा जीन। अब पता है क्या, इस डीएनए के साथ हम लोग कुछ खेल करने वाले हैं। ये जो डीएनए है ना, इसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा लैडर की तरह। लैडर कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, ये एक तरीके की लैडर है। डीएनए को हमने कन्वर्ट कर दिया लैडर में। अब इस लैडर के साथ पता है क्या होगा? तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इस लैडर का ये वाला जो पार्ट है, सेंटर का पार्ट, ये एक ऊपर वाला, अगर मैं इसे एक सेंटर से डिवाइड करूं एक लाइन के थ्रू, तो ऊपर मुझे एक पार्ट दिखेगा और नीचे में। ठीक है, तो ये क्या है एक्चुअली? तो ये बना हुआ होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन से। अब ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन क्या है? तो ये है नाइट्रोजनस बेसिस। जैसे कि अगर मैं इसे जूम इन करूं तो ये मुझे कुछ इस तरीके का दिखेगा। ATG। यहां पर एक तरफ एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन है। ठीक है, तो दूसरे एंड में क्या होगा ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एडेनिन जो है वो हमेशा पेयर करेगा थाइमिन के साथ, ग्वानिन हमेशा पेयर करेगा साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पर एडेनिन है तो इसकी पेयर किसके साथ होगी? ऑब्वियसली थाइमिन के साथ। अभी थाइमिन की किससे होगी? एडेनिन के साथ। ग्वानिन की साइटोसिन के साथ, और साइटोसिन की ग्वानिन के साथ। और इस तरीके से कंप्लीट होता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो अब क्या होगा पता है? एक आरएनए पॉलीमरेज नाम का, आरएनए पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम होता है जो कि आएगा यहाँ पर और फिर कुछ एक्शन करेगा। और एंजाइम के एक्शन से आपको पता है, एंजाइम होते हैं बायोकैटालिस्ट, तो एक केमिकल रिएक्शन को वो स्पीड अप कर देते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा और वो इसको दोनों एंड से खींचने पर मजबूर करेगा। तो अब ना ये इस एंड से और इस एंड से दोनों को खींचा जाएगा। तो अब यहाँ पर एक स्पेस जनरेट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले क्या था, तो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इनके बीच में बॉन्ड बने हुए थे। लेकिन जब ये दोनों अलग हुए तो ये बॉन्ड भी तो टूटा होगा। तो मतलब ये कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुआ होगा, एडेनिन, थाइमिन और एडेनिन, थाइमिन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन ये है नाइट्रोजनस बेसिस जिनकी पेयरिंग होगी। अब पेयरिंग किसके साथ होगी? अगर यहाँ पर एडेनिन होता तो इसकी पेयरिंग होती थाइमिन के साथ। यहाँ पर अगर थाइमिन है तो एडेनिन के साथ, ग्वानिन है तो साइटोसिन के साथ, और अगर साइटोसिन होता तो ग्वानिन के साथ पेयरिंग होती। लेकिन अब ये पेयरिंग टूट चुकी है, तो ये ऊपर एक स्ट्रैंड है और नीचे एक स्ट्रैंड। तो ऊपर वाले स्ट्रैंड को कहते हैं कोडेड स्ट्रैंड। क्या कहते हैं? कोडेड स्ट्रैंड। और ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड होता है इसे कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इसे कोडेड स्ट्रैंड क्यों कहा जाता है ये आपको पता चलेगा, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ना, ATGC, और जो रैंडम सा सीक्वेंस होगा यहाँ पर इन न्यूक्लियोटाइड्स का, ये डिटरमाइन करने वाला है कि किस तरीके का अमीनो एसिड हमें मिलेगा। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, आगे चल के समझ में आएगा। तो ये ATG, और नीचे क्या होगा? नीचे जो पहले ये थे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स, क्या था? TAC। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, ये कुछ न्यूक्लियोटाइड्स है और ऊपर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स है। अब ये तो अलग हो गए, लेकिन एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो अब ना यहाँ पर कुछ नए न्यूक्लियोटाइड्स लाए जाएंगे।
तो अब थायमिन किससे पेयर करता है? एडेनिन के साथ। तो अब यहाँ पर एक एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड लाया, एडेनिन, ठीक है, और ये जो एडेनिन है ये किससे पेयर करता है? थायमिन के साथ। तो मतलब एक थायमिन का न्यूक्लियोटाइड आ गया। अब हमारे पास है साइटोसिन, साइटोसिन पेयर करता है ग्वानिन के साथ, ठीक है, तो अब ये एक ग्वानिन का न्यूक्लियोटाइड आ गया। और ये जो अलग अलग 3 नए न्यूक्लियोटाइड्स आए हैं इनके बीच में बन जाएगा बॉन्ड, और ये फिर अलग हो जाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सपोज कि यहां पर है एडेनिन, थायमिन और साइटोसिन, ठीक है, एडेनिन, थायमिन और साइटोसिन। लेकिन अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो ये जो चीज अभी मैं बताने वाला हूं वो भी समझ में आ जाएगी। जो हमारा आरएनए बनने वाला है, एमआरएनए, उसके अंदर थायमिन नहीं होगा, उसके अंदर होगा यूरैसिल। तो इसी प्रोसेस में जो थायमिन था वो सेपरेट हो जाएगा या फिर रिप्लेस हो जाएगा यूरैसिल से। तो अब थायमिन की जगह पर आने वाला है यूरैसिल। तो अब हमारा ये जो स्ट्रक्चर बनेगा एडेनिन, यूरैसिल और साइटोसिन के साथ। और ये नहीं होता हर बार कि ये जो सीक्वेंस है कुछ ऐसा ही रहे, ये चेंज हो सकता है। एडेनिन हो सकता है ATGC, CTG, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, यहाँ पर नए न्यूक्लियोटाइड्स का आना और उनके बीच में बॉन्ड बनना, इस प्रोसेस से जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहते हैं mRNA। mRNA मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। अभी मैसेंजर आरएनए कहाँ बनता है? तो मैं आपको एक सेल का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूँ। तो सेल जैसा कि हम सबको पता है होती है राउंड। सेल के अंदर होता है एक न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। तो ये जो mRNA बनने की प्रोसेस है ना, ये न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो सपोज कि इस न्यूक्लियस को मैं बाहर निकल कर इसे जूम करूं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर डीएनए कुछ इसे ऐसे प्रेजेंट था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में। इस डीएनए से मैंने क्या बनाया? mRNA बनाया। अभी जो mRNA है ना, इस न्यूक्लियस से बाहर जाएगा सेल के अंदर। सेल मतलब साइटोप्लाज्म, ठीक है, सेल का वो वाला पार्ट जहां पर फ्लूइड भरा हुआ होता है उसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो अब ये न्यूक्लियस से बाहर जाएगा साइटोप्लाज्म में, और जब ये साइटोप्लाज्म में जाएगा तो मैसेंजर आरएनए जाकर राइबोसोम ये एक सेल ऑर्गेनेली का नाम है। आपने कुछ प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा कि एक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं। ऑर्गेनेली का मतलब क्या? कि एक सेल जो होती है वो जब आपस में जुड़ेगी तो बनेगा एक टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज जब आपस में जुड़ेंगे तो बनेगा एक ऑर्गन। और ये जो हमारी सेल होती है, ये सेल के अंदर खुद कुछ छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, और छोटे ऑर्गन से इसीलिए हम उसे ऑर्गेनेली कहते हैं। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए और कुछ अलग अलग ऑर्गेनेलीज होते हैं। पर प्रोटीन सिंथेसिस में जो ऑर्गेनेली काम में आता है वो होता है राइबोसोम। तो ये जो राइबोसोम है ना, अभी जो mRNA हमने बनाया ATC, ये एक नया सीक्वेंस डीएनए की इंफॉर्मेशन को कॉपी करके जब हमने ये इतने प्रोसेस के बाद mRNA बनाया, ये mRNA जाकर राइबोसोम से अटैच हो जाएगा, राइबोसोम पर जाकर बैठ जाएगा, और इसके ऊपर जो कोड है वो कोड पढ़ेगा टीआरएनए। टीआरएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अभी साइटोप्लाज्म क्या है आप पूछोगे, तो ये एक सेल होती है, उसके अंदर का ये न्यूक्लियस, और यहाँ पर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, तो इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो इसी साइटोप्लाज्म में होता है राइबोसोम, और यहीं पर होता है एक ट्रांसफर आरएनए। तो ये जो ट्रांसफर आरएनए होता है ना, इसका काम होता है कि जब मैसेंजर आरएनए आकर राइबोसोम से चिपकेगा तो इस सेल में जहां जहां ये जो हमारे अमीनो एसिड्स बिखरे होंगे ना, इस मैसेंजर आरएनए के मैसेज को पढ़कर वो उस हिसाब से, जरूरत के हिसाब से अमीनो एसिड सप्लाई करेगा राइबोसोम के पास। तो ये जो ट्रांसफर आरएनए द्वारा अमीनो एसिड्स लाए जा रहे हैं राइबोसोम तक, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। हमने अभी भी समझा है कि ट्रांसलेशन क्या होता है। मैंने बताया था कि जो हमारा डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को कॉपी करके बनाता है mRNA। अभी जो mRNA बनकर तैयार होता है ना, इसे जाना पड़ता है न्यूक्लियस के बाहर। ये न्यूक्लियस के बाहर जाता है और राइबोसोम से जाकर अटैच हो जाता है, और जब ये राइबोसोम से जाकर अटैच हो जाता है तब इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसे रीड करने आता है टीआरएनए। इस इंफॉर्मेशन को रीड करके जिस अमीनो एसिड की जरूरत होगी, मतलब जो हमारा मैसेंजर आरएनए था उसके ऊपर हमें पता है कि कुछ इस तरीके से कोडॉन्स होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कोडॉन से के अंदर जो होता है ना, एक अमीनो एसिड का मैसेज होता है। सपोज कि ये 3 कोडॉन से ना एक अमीनो एसिड का मैसेज आया, तो जो ट्रांसफर आरएनए होगा वो आएगा, इसे रीड करेगा, और जहां कहीं भी ये जो मैसेज है ना, इसके हिसाब से जो अमीनो एसिड कहीं भी मिलेगा वो उसे लेकर आकर यहाँ प्लेस कर देगा। तो आइए हम लोग इसे समझते हैं एक सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो सेल है हमारी कुछ ऐसी होती है, ठीक है। तो सपोज कि इस सेल के अंदर यहाँ पर कहीं राइबोसोम है, राइबोसोम के ऊपर यहाँ mRNA आकर अटैच हो गया है,
हमें पता है कि 3 से 1 बनेगा। 3 जो हमारे mRNA के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें एक अमीनो एसिड का मैसेज होगा। तो जो ट्रांसफर आरएनए है ना वो आएगा, ठीक है। सपोज कि ट्रांसफर आरएनए ऐसे आता है, इसकी इंफॉर्मेशन को रीड करता है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन रीड कर चुका है ट्रांसफर आरएनए, उसे समझ गया कि सपोज कि ये जो हमारी सेल है ना यहाँ पर अमीनो एसिड्स है, तो ट्रांसफर आरएनए आया, उसने इसकी इंफॉर्मेशन को रीड किया और उसे पता चल गया कि अरे ये तो इस अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन है। तो अब वो सिंपली क्या करेगा, इस अमीनो एसिड को उठाकर ले जाएगा यहाँ पर। तो वो कुछ इस तरीके से प्लेस कर देता है, ठीक है। अब सपोज कि कोई दूसरा ट्रांसफर आरएनए होगा, वो भी आता है, इस मैसेज को पढ़ता है, उसे पता चल जाता है कि किस अमीनो एसिड की बात कर रही है। तो ये जाएगा इस अमीनो एसिड, सपोज कि वो इस अमीनो एसिड का मैसेज होगा तो इस अमीनो एसिड को उठाकर ले जाएगा, कुछ ऐसे, ठीक है। तो जो mRNA था उसके मैसेज के मुताबिक 3 मतलब एक ट्रिपलेट कोडॉन, ये 3 है ना, तो इसे एक ट्रिपलेट कोडॉन कहा जाता है। तो ये एक कोड है जो कि 3 के पेयर में प्रेजेंट है, इसलिए इसे ट्रिपलेट कोडॉन कहा जाता है, ठीक है। तो अब इस ट्रिपलेट कोडॉन के हिसाब से एक अमीनो एसिड को लाया जाएगा। तो जैसे जैसे अमीनो एसिड आते जाएंगे ना, उनके बीच में बॉन्ड बनते जाएंगे। क्या बनते जाएंगे? बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड होता है इसे कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहा जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो जैसे जैसे जो mRNA था उसके ऊपर के मैसेज को रीड किया जाता है ट्रांसफर आरएनए द्वारा, वैसे वैसे अमीनो एसिड सप्लाई होंगे, और अमीनो एसिड जब सप्लाई होंगे तो उनके बीच में बनेगा बॉन्ड। और ये जो प्रोसेस है इसके दौरान जो हमारा सेल ऑर्गेनल है ना, राइबोसोम, ये मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा? एक एंड ऑफ mRNA से, जैसे कि यहाँ पर सपोज एक एंड था और ये दूसरा है, ये एक एंड पॉइंट, ये दूसरा एंड पॉइंट। तो जो राइबोसोम है ना, इस एंड पॉइंट से लेकर के इस एंड पॉइंट तक, या फिर सपोज कि सिंपली मैं कह सकता हूं इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो राइबोसोम मूव करेगा लेफ्ट टू राइट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और राइबोसोम की जो मूवमेंट है इसी को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। इसे कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। और अब जब ट्रांसलोकेशन हो जाएगा, ये राइबोसोम यहां से हट जाएगा और हमारे पास रह जाएंगे ये प्रोटीन की चेन, मतलब अमीनो एसिड की चेन। कुछ इस तरीके की जो अमीनो एसिड की चेन है वो हमारे पास रह जाएगी। और ये जो अमीनो एसिड की चेन है ना, इस अमीनो एसिड की चेन को ही तो कहा जाता है प्रोटीन। जी हाँ, यही तो है हमारा प्रोटीन। और अब ये जो प्रोटीन है इससे हम लोग कुछ नया केमिकल बना लेंगे। शायद ये प्रोटीन हो सकता है किसी हार्मोन का, या फिर किसी एंजाइम का, या फिर किसी दूसरे मटेरियल का जो कि हमारी बॉडी के कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। मतलब कुल मिलाकर के ये एक प्रोटीन है। तो इस तरीके से हमने समझा कि किस तरह कैसे कि ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलोकेशन, इन 3 स्टेप्स के थ्रू जो हमारा अमीनो एसिड्स थे उनको लाया गया। पहले तो डीएनए ने mRNA बनाया, फिर mRNA राइबोसोम से अटैच हुआ, राइबोसोम पर अपना मैसेज दिया, फिर ट्रांसफर आरएनए आता है, उस मैसेज को रीड करता है, उस मैसेज के मुताबिक वो अमीनो एसिड सप्लाई करता है। जब अमीनो एसिड सप्लाई करता है वो राइबोसोम के ऊपर जाकर ऐसे अटैच हो जाते हैं और फिर उनके बीच में बनता है बॉन्ड। वो जो बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है और इस प्रोसेस के दौरान मूव करता है हमारा राइबोसोम एक एंड से दूसरे एंड तक। इसे कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। और ये सारी चीजें जो हमने इस लेक्चर में कवर की हैं, होप वो आपको क्रिस्टल क्लियर होंगी। अगर आपको वो समझ में नहीं आई तो मैं कहूंगा कि आप उस लेक्चर को थोड़ा सा और पहले करके देखो। तो बस इतना ही था हमारे आज के इस लेक्चर वीडियो में। हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इवोल्यूशन।